तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग आपके साथ एक चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं और इस चैप्टर का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के लिए। तो ये चैप्टर है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का। चैप्टर का नाम है फोर्स। चैप्टर का नाम है और फोर्स तो आपने पहले ही कई भी बार सुन चुका है। तो फोर्स बच्चों, इससे पहले आपने कहाँ कहाँ सुना है, आप जरा रिकॉल करिए और हमको सोच के बताइए इससे पहले आपने फोर्स कहाँ कहाँ पढ़ा है। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का फोल्डर ओपन कर लेते हैं और फिजिक्स का फोल्डर ओपन करने के बाद हम लोग उसके चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, ये मैंने फोल्डर आपको ओपन कर दिया है, इसमें सारे आपके फिजिक्स के नोट्स आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको चैप्टर का नाम डालना होगा यहाँ पे, फोर्स। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में बच्चों बिगिनिंग में सारी जो बातें हैं वो पहले वाली क्लास की है। जैसे इसमें बताया जाता है कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बच्चों बताएंगे फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। ये हर बच्चा जानता है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। उसके बाद बच्चों फोर्स का एक जनरेटेड फॉर्मूला होता है, तो वो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों ये कहां से जनरेट होता है? ये जनरेट होता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है बच्चों? वहीं से ये जनरेट होता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चों आपके पास पहले ही आ चुका था क्लास 9th में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चों क्या होता है, आप बताएंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज of linear momentum. Rate of change of linear momentum is directly proportional to force applied. ये होता है बच्चों। बच्चों ये आपको क्लास 9th में बताया गया था, लेकिन ये क्लास 10th में भी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। किसी का भी बच्चों रेट ऑफ चेंज होता है तो हम उसको टाइम से बेसिकली डिवाइड करते हैं। तो किसका चेंज है बताओ? लीनियर मोमेंटम का। तो बच्चों मोमेंटम क्या होता है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो वो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से नहीं देखा है। तो बच्चों अगर किसी बॉडी का मास m होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है, तो मोमेंटम बेसिकली जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों ये आपका इनिशियल मोमेंटम है और ये आपका फाइनल मोमेंटम है। क्या है? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम। ठीक है। तो बच्चों आपको इनिशियल मोमेंटम भी क्लियर है, फाइनल मोमेंटम भी क्लियर है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, और फिर आप उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो ये बच्चों हो गया चेंज इन मोमेंटम, और हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स अप्लाइड की। तो ये होता है बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ, और बच्चों पता है हम यहीं से जनरेट करते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये प्रूविंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ को इस तरह से नहीं लिख रहे हैं तो दैट मीन्स आपको न्यूटन सेकेंड लॉ फिर नहीं पता है। और बच्चों कभी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को मैंने के लिख दिया है। और फाइनल मोमेंटम हो गया mv, इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, अपॉन टाइम हो गया t। तो फोर्स इज इक्वल टू के एम टाइम्स v माइनस u अपॉन t। ये हो गया। k इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये वाली जो क्वांटिटी होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है। तो बच्चों आपका जनरेटेड स्टैंडर्ड जनरेट हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बच्चों आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या होता है, और आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैंने एक्सेलरेशन को क्या क्या लिखा है, किससे रिप्लेस किया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ आपको पता होना इस स्टेज पे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने स्टार्टिंग के चैप्टर में देखेंगे तो वो भी न्यूटन सेकेंड लॉ पे ही आपके पास प्रेशर दे रहे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में बताया जाता है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर होता है। तो बच्चों अगर आपको ट्रांसलेशन और रोटेशन ये बातें समझनी हो तो ये तो काफी आसान होती है कि अगर हम किसी बॉडी को सेंटर से पकड़ के खींचते हैं तो सिर्फ वो खिसकती चली जाती है ना? सिर्फ वो खिसकती चली जाती है, उसका पॉइंट नहीं मूव करता कोई भी, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन।
लेकिन कोई बॉडी अपनी जगह खड़ी होकर के लगातार गोल गोल घूमती रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। तो बच्चों ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी अपनी जगह खड़ी होकर के लगातार रोटेट कर रही है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन, है ना। रोटेट कर रही है तो क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। नहीं, रोटेट करती है तो ट्रांसलेशन कहाँ होती है? इसका मतलब तो सुन नहीं रहे हो। हाँ, तो ट्रांसलेशन मोशन बच्चों कौन सा है? ये है बच्चों आपका ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है ना। तो एक होता है बच्चों ट्रांसलेशनल मोशन, ये मैंने आपके नोट्स में डाल दिया है। इसमें बॉडी रोटेट नहीं करती है, बस खिसकती चली जाती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या होता है बच्चों? रोटेशनल मोशन। ये देखो बच्चों, ये आपका रोटेशनल मोशन है। तो बच्चों मैंने दोनों डायग्राम आपके नोट्स में भी डाल दिए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए कि भैया दो तरह के मोशन है, एक ट्रांसलेशनल मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये दोनों डायग्राम्स काफी अच्छे से क्लियर भी हैं कि भैया ट्रांसलेशन मोशन का मतलब क्या है और रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए भाई, तो हम लोग आगे बच्चों कंटिन्यू करते हैं। अब आपको कुछ और बातें भी समझनी होंगी, दूसरी बातों की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों एक वर्ड आपके कोर्स में आ जाता है, उस वर्ड का नाम होता है टॉर्क। क्या नाम होता है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बच्चों, ये बात आज आपको क्लियर कर देनी होगी। टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन बच्चों वो डिस्टेंस क्या होती है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो बच्चों आपने कभी टॉर्क के बारे में अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बता देता हूं। टॉर्क इस डायग्राम से आप सोच सकते हैं कि अगर किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स पड़ता है, ठीक है ना, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टॉर्क क्रिएट हो जाता है। टॉर्क को बच्चों हम लोग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों अगर आप इसका बेहतर एग्जांपल समझना चाहें तो आपके घर में जो दरवाजा है, उस दरवाजे को अगर आप ध्यान देंगे तो आप उसमें फोर्स नहीं लगाते, आप उसमें टॉर्क जनरेट करते हो। टॉर्क कैसे जनरेट होते हैं? क्योंकि जैसे ही आप दरवाजे पे फोर्स लगाते हो तो दरवाजा क्या होता है? किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगता है ना। एक्सिस कहाँ होती है? जहां पर आपके दरवाजे के कॉर्नर में कब्जे लगे रहते हैं, वो कब्जे ही आपकी क्या है? एक्सिस है। उस एक्सिस के अबाउट दरवाजे क्या करने लगते हैं? रोटेट करने लगते हैं। तो बच्चों अगर आप एक्सिस से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है? टॉर्क। तो बच्चों टॉर्क काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। और टॉर्क बेसिकली क्या होती है? वो होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दे देता हूं कि बेसिकली जो टॉर्क होता है वो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क वाला वर्ड बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए भाई, तो टॉर्क की एसआई यूनिट पे भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि भैया टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होगी। तो बच्चों अगर आपको टॉर्क की एसआई यूनिट निकालनी है तो वो तो आपके नोट्स में ही लिखी है, लेकिन अभी मैं आपको लिख करके बता दूंगी कि टॉर्क की एसआई यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर। बच्चों जाहिर सी बात है न्यूटन इंटू मीटर तो होगी होगी, और क्या होगी। लेकिन बच्चों आप जानते हैं क्लास 9th में फोर्स की सीजीएस यूनिट भी बताई जाती है, वो होती है डाइन। तो अगर हम क्लास 9th के हिसाब से चलें तो टॉर्क की हम सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हैं, वो होती है डाइन इंटू होगी, ठीक है ना। तो टॉर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन इंटू सेंटीमीटर। और फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। ये बात बच्चों आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप भूल जाएंगे तो मैं आपके ये नोट्स में भी डाल देता हूँ काफी महत्वपूर्ण तरीके से कि भैया एसआई, मैं इस बात को आपके नोट्स में डाल देता हूं ताकि आप जरूरत पड़ने पर उसको दोबारा देख पाए। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ये बच्चों आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। लेकिन बच्चों जो सीजीएस यूनिट ऑफ
टॉर्क इज डाइन इनटू सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। तो ये बच्चों मैंने आपको क्लियर कर दिया। आगे देखो, आगे कंटिन्यू करते हैं। बट इफ फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट, बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यदि फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट, तो जो मूवमेंट ऑफ फोर्स की ऐसा यूनिट होती है वो होती है केजीएफ मीटर। अब केजीएफ सुन करके आप ये ना सोचिएगा कि मूवी आ गई है केजीएफ पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केजीएफ का मतलब होता है किलोग्राम फोर्स। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया अगर आपको ऐसा यूनिट टॉर्क की लिखनी है तो वो न्यूटन मीटर है, सीजीएस यूनिट लिखनी है तो डाइन सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आपको फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट में लिखना है तो आपकी टॉर्क की यूनिट बन जाती है किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर, ठीक है ना। आपको बच्चों ये बात याद रखना होगा कि भैया बट इफ फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट देन द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज किलोग्राम मीटर एंड इन सीजीएस सिस्टम इज ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। मैं आपके नोट्स में भी डाल देता हूं क्योंकि ये एसआई यूनिट पे और ग्रेविटेशनल यूनिट पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने हुए हैं, वहां पे भी आपको ये टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, इस बात को मैं लिख देता हूं कि इफ फोर्स इज मेजर्ड इन gravitational unit, if force is measured in gravitational unit, then SI unit of torque is, if force is measured in gravitational unit, then SI unit of torque is kilogram force into meter। क्या होती है? किलोग्राम फोर्स into meter। if force is और मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट, तो ग्रेविटेशनल यूनिट में मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट में लिखना है और उसकी सीजीएस यूनिट लिखनी है तो सीजीएस यूनिट भी उसकी एग्जिस्ट करती है। तो उस बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि भैया सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क जो होगी बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो होती है ग्राम फोर्स इनटू सेंटीमीटर। तो ग्राम फोर्स को सिर्फ आप जी इंटू एफ बी लिख सकते हैं या जी एम इंटू एफ बी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर फोर्स को अगर हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट में लेते हैं तो ऐसा यूनिट टॉर्क की होती है किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर और सीजीएस यूनिट होती है ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस गलत होने वाले हैं, इवन न्यूमेरिकल। These units are related as follows। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि इनमें आपस में रिलेशन भी होता है जो जरूरत पड़ने पे हम लोग न्यूमेरिकल में यूज भी करेंगे। लेकिन these units are related as follows। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं कन्वर्जन कर रहा हूं कि न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है। प्यारे बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, मैं आपको अलग से नोट्स में बना करके देता हूं। देखिए बच्चों ये बताइए, आपने कहा कि न्यूटन मीटर ये यूनिट किसकी है? तुमने कहा सर ये टॉर्क की ऐसा यूनिट है, ठीक है। हमने कहा ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक न्यूटन में क्या होता है? तुम कहोगे सर एक न्यूटन मीटर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक न्यूटन इंटू एक मीटर, ये तो एक ही बात हुई। तो हमने कहा एक न्यूटन में क्या पढ़ाया जाता है कि 10 की पावर 5 डाइन होती है, ये पढ़ाया जाता है क्लास 9 में। नहीं याद है तो आप याद कर लो अभी। और एक मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो दैट मीन्स ये बात आपको क्लियर हो गई। इसका मतलब बच्चों एक न्यूटन मीटर किसके बराबर होगा? 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। बच्चों ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि एक न्यूटन मीटर जो होता है वो 10 की पावर 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि एक न्यूटन मीटर में 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर होता है।
ठीक है ना। तो में किसके बीच में रिलेशन हो गया, एसआई यूनिट इंटू सीजीएस यूनिट में आपस में रिलेशन डेवलप हो गया। इसके अलावा बच्चों ये भी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर या किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर, ये यूनिट कब थी टॉर्क की, जब आपने फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट में लिखा था किलोग्राम फोर्स में। अब बच्चों अगर हम इसको भी कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स में 9.8 न्यूटन होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो मैं आपको इस बात को स्पेसिफाई करके या कॉपी में या नोट्स में आपके डाल देता हूँ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सब एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं। लोग इनको हल्के में लेते हैं और एग्जाम्स में काफी ढेर सारे क्वेश्चंस उनके गलत होते हैं, और बार बार क्वेश्चंस में यही चीजें घुमाई जाती हैं। तो बच्चों अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ। भाई आपने क्या बोला कि kgf इंटू मीटर, ये किसकी यूनिट है, ये टॉर्क की यूनिट है जब मैंने फोर्स को ग्रेविटेशनल यूनिट में मेजर किया। फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स। तो बच्चों 1 किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, हम 1 किलोग्राम फोर्स भी लिख सकते हैं, इंटू 1 मीटर भी लिख सकते हैं। और बच्चों 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या होता है कि 9.8 न्यूटन होता है, और मीटर को मीटर बने रहेंगे। तो यानी कि बच्चों जो 1 किलोग्राम फोर्स मीटर होगा वो 9.8 न्यूटन मीटर होगा। ये बात आपको समझ में आई। तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी होगी। अच्छा दूसरी बात समझो बच्चों, कि प्यारे बच्चों आपको ये भी समझना है कि 1 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू, चलो ध्यान से देखो, ग्राम फोर्स में क्या होता है, ग्राम फोर्स का मतलब होता है, अगर हम उसको डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब होता है 980 डाइन। क्या होता है, 980 डाइन। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर बने रहने दो। यानी ग्राम फोर्स को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है डाइन सेंटीमीटर में तो आपको 980 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी बच्चे भले आपको ये हल्के लग रहा हो, लेकिन ये सारे रिलेशन एग्जाम में आपकी जान निकाल सकते हैं, इसलिए इन रिलेशंस को आप ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे काफी सारे आपके सामने फैक्ट्स निकल करके आने वाले होंगे, तो उन फैक्ट्स का डिस्कशन हम बेसिकली क्वेश्चंस में ही करेंगे। अभी आपके पास घर के लिए तो इतना काम है कि आप घर जा करके अपने घर पे एग्जाम्पल्स जरूर कॉपी में नोट डाउन करेंगे, कि आपको घर जाके क्या एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कि भैया हमको मोमेंट ऑफ फोर्स की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स घर जाकर के कॉपी में लिखने हैं। ठीक है ना। एक तो मैंने बच्चों आपको बातों बातों में बताया था कि जब हम लोग डोर को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं तो वहां पे भी क्या पड़ता है, टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों काफी सारे आपके पास एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल 1 दिया है, एग्जाम्पल 2 दिया है, एग्जाम्पल 3 दिया है, एग्जाम्पल 4 दिया है। काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं पढ़ने के लिए। तो आप इन एग्जाम्पल्स को लेकर के अपने आप में मोमेंट ऑफ फोर्स को ज्यादा अच्छे से और ज्यादा क्लियर कर देंगे। और बाकी अब मैं ऑफलाइन क्लास में तो अभी आपको मैं और जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ी देर में असली में दरवाजा बंद करके खोल करके दिखाऊंगा और आपको टॉर्क के बारे में बताऊंगा। चलिए बच्चों, अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेशन आ जाता है, कि यहाँ इतनी बातें जानने के बाद हम इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर आप यूज नहीं कर पाएंगे तो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। तो क्वेश्चंस में इनको यूज किस तरह से किया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चंस के लिए बच्चों में एक फाइल ओपन कर लेते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो जस्ट वेट बच्चों, अभी मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ आपके साथ, और उस फाइल को ओपन करते ही आपको क्वेश्चंस काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि भैया इनके क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। ये बच्चों मैंने फाइल आपके सामने ओपन कर दी है। बच्चों जरा फाइल देखेंगे और फाइल में जरा पहला क्वेश्चन सभी बच्चे पढ़ें तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ क्लियरेंस क्रिएट होगा। और मैं अभी इस पे काफी सारी आपको बातें समझाऊंगा और रिकॉर्ड करके भी दूंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल क्या है, लिखा है द मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कह रहा है द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ इज 10 न्यूटन मीटर। तो बच्चों आप ये बात समझिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसका डायग्राम जो बच्चा समझ गया वो क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर लेता है। देखो बच्चों,
ये क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। देखिए इसको ईमानदारी से करिएगा भाई। क्या लिखा है बच्चों? इसमें लिखा है द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो बच्चों ये आपकी मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क तो आपके पास पहले से दे दिया गया, कितना है? 20 न्यूटन मीटर। 20 थोड़ा ना है, आखिरी में लिखा है, क्वेश्चन तो पढ़ा करो। मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? 20 न्यूटन अबाउट अ फिक्स पॉइंट ओ इज, तो फिक्स पॉइंट ओ मान लेते हैं बच्चों, यहां पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखिएगा, अभी मैं इसका एक प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, तो उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। बच्चों इस ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे कर नहीं पाते हैं, इसलिए आप उसको बेसिकली ध्यान से देखेगा कि फोर्स आपका 20 न्यूटन है, टॉर्क आपका 10 न्यूटन मीटर है, पूछ रहा डिस्टेंस क्या होगी। तो बच्चों डायग्राम काफी सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा। मैंने आपका यहाँ पे फिक्स पॉइंट बना दिया है ओ, और बच्चों ये फोर्स अप्लाइड हो रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। और बच्चों फोर्स की एक्सिस से, ये बच्चों आपकी एक्सिस है, अगर आपको एक्सिस फील नहीं हो पाती है तो मैं एक्सिस के लिए डायग्राम बनाता हूं। ये आपकी एक्सिस है ना, ये क्या है? आपकी एक्सिस। तो बच्चों जब आपने फोर्स लगाया तो फोर्स की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों कितनी है पता नहीं है, जिसको मान लो एक्स है। क्या है ये? एक्स। तो बेसिकली बच्चों अगर तुमको टॉर्क लिखना होगा अबाउट पॉइंट ओ, अगर मैं डायग्राम देखो ध्यान से, अगर हमको टॉर्क लिखना पड़े अबाउट पॉइंट ओ, तो टॉर्क हम ओ पॉइंट के अबाउट कैसे लिखेंगे? तुम कहोगे सर जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस है बच्चों? एक्स। और टॉर्क कितना दिया है? 10 दिया है। फोर्स कितना दिया है? 20 दिया है। तो बच्चों सब कुछ एसआई यूनिट में है, तो यहाँ से एक्स भी किस में आएगा? एसआई यूनिट में आएगा। तो एक्स हो जाएगा 10/20। 10/20 मतलब 1/2। 1/2 का मतलब हो गया 0.5 मीटर। ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न मैंने किस तरह से किया है। देखो ना, आगे देखो। A nut is opened by wrench of length 25 सेंटीमीटर। हेलो, हाँ ठीक है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है a nut is opened by a wrench of 25 लेंथ 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा है तो बुक में जरूर देखते रहिए। लिखा है a nut is opened by a wrench of length of 25 सेंटीमीटर, ठीक है। If the least force is required is 10 न्यूटन, ठीक है, find the moment of force needed to truck, needed to turn the nut। तो बच्चों नट समझते हो? नट का मतलब होता है कि इस तरह से कोई पेच वगैरह है, पेच है ना। इसको तुम्हें ओपन करना है, तो तुमने क्या किया? यहाँ पे कोई रिंच लगाया। रिंच तो आप समझते हैं ना, रिंच इस तरह से होता है, इस तरह से रिंच होता है, इसके ऊपर ऐसे रिंच लगा करके इसको ओपन किया जाता है। तो रिंच तो आपने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आप अपनी कार का पहिया जो है पीछे वाला आगे वाला कोई भी खोल करके देखिए, तो उसमें आपको इसी तरह के रिंच बनेंगे। तो ये है बच्चों। तो ये पूछ रहा है कि इसमें हम कितना टॉर्क प्रोड्यूस करें। तो टॉर्क क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बच्चों कितना है? फोर्स है बच्चों 10 न्यूटन, क्योंकि आप तो यहाँ पे फोर्स ही लगाते हो नट को खोलने के लिए। और डिस्टेंस कितनी है? 25 सेंटीमीटर। बच्चों जो डिस्टेंस है ना उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 25/100, ठीक है। तो फोर्स आपको दिख रहा है, डिस्टेंस आपको दिख रही है, तो आपको क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो फोर्स कितना हो गया? 10 हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? 25/100।
100, ठीक है ना। तो बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25/10 हो गया, ये हो गया 2.5 न्यूटन मीटर। कितना आसान है बच्चों, देखो क्वेश्चन हमने किया। यानी कि क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हम हर बार क्या कर रहे हैं, हर बार ये कर रहे हैं कि फोर्स को देखते हैं कहाँ पर है, डिस्टेंस को देखते हैं कहाँ पर है, और जो डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, तभी आपका टॉर्क क्रिएट होगा, ठीक है, तभी आपका क्या होगा, टॉर्क क्रिएट होगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपके पास जो है 7वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, इस तरह से काफी सारे यहाँ पर प्रश्न और भी दिए हैं, तीसरा प्रश्न है। तो जितने भी बच्चे अपनी बुक ओपन करके बैठे हैं वो जरा उसमें तीसरा प्रश्न जरा ध्यान से देखें। इसमें तीसरा प्रश्न थोड़ा सा धुंधला हो गया है पीडीएफ बनाने में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि तीसरे प्रश्न को कराने के लिए आपकी रियलिटी वाली बुक ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रास्ता कर लीजिए, बोल लेते गरम है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैंने आपको दिखा तो दिया ही था स्क्रीन पे, तो आप ध्यान से देखिए, पहले उसका आप डायग्राम बना लीजिए। देखो बच्चों मैंने ये ऐसे डायग्राम बना लिया, ठीक है। यहाँ बच्चों मतलब एक व्हील की तरह, एक पहिए की तरह इसको फील भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक पॉइंट बी है, यहाँ पे फोर्स लगाया गया है 2 न्यूटन का, ये आपका सेंटर है और ये आपका पॉइंट है, ठीक है। लिखा है अ व्हील ऑफ डायामीटर 2 मीटर इज शोन। अच्छा, व्हील का डायमीटर कितना है, 2 मीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाएगी 1 मीटर। A wheel of diameter 2 meters shown with axle at O, ठीक है। A force of 2 Newton is applied at B in the direction shown in figure, ठीक है। Calculate the moment of force about the center O and the point A, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा है a wheel of diameter 2 meter is shown with axle at O. A force F is equal to 2 Newton is applied at B in the direction shown in the figure. Calculate the moment of force about the center O and the A. तो बच्चों फोर्स का टॉर्क निकालना है O पॉइंट के अबाउट। तो बच्चों O पॉइंट से उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है, तुम कहोगे सर ये डिस्टेंस है, तुमने कहा ये डिस्टेंस कितनी है, अरे कहोगे सर 1 मीटर है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने कहा नहीं समझ में आया भाई, फोर्स और फोर्स की पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो अगर आप टॉर्क निकालेंगे O पॉइंट के अबाउट तो आप लिखेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट O, यही तो लिखेंगे। तो टॉर्क बच्चों कितना होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों फोर्स कितना है 2 और डिस्टेंस कितनी है 1, तो टॉर्क हो जाएगा आपका 2 न्यूटन मीटर, ठीक। लेकिन बच्चों यही अगर आप टॉर्क O पॉइंट के अबाउट ना निकाल करके कहां से निकालो, A पॉइंट के अबाउट, कहां से निकालो, A पॉइंट के अबाउट, तो बच्चों फिर आपको दो और देखना पड़ेगा कि अगर हम निकालेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ए तो वो क्या होगा, वो टॉर्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है ना। तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। ये भी बात बच्चों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चों हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात भी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई। तो बच्चों पहला वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया और तीसरा भी अच्छे से मैंने आपको क्लियर कर दिया। इन तीनों एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि भाई टॉर्क क्या होता है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, टॉर्क को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बच्चों जब भी आप हम लोग अगले टाइम पे पढ़ेंगे तो उसमें इसकी जानकारी भी और भी इकट्ठी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी यहीं तक इसमें पहले करते हैं, और इतना काम आपको दोबारा फिर से लिख करके आना है, दोबारा फिर से करके आना है, ये तीनों प्रश्न आपको दोबारा फिर से करने हैं।